नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। भराड़ीसैंण बजट सत्र से लौटने के बाद कर्णप्रयाग में पहुंचे प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के डर से सरकार ने बजट सत्र को स्थगित कर दिया। बजट सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें थी, मगर निराशा ही हाथ लगी। भर्ती घोटाले, पेपर लीक, अंकिता हत्याकांड और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जनता परेशान है। केंद्र की योजनाओं के नाम पर ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि बजट सत्र में बेरोजगारों, नौजवानों और महिलाओं को कुछ नहीं मिला। सरकार जनता को छलने का काम कर रही है। सरकार द्वारा भराड़ीसैंण के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया। बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की आय दुगुना कैसे होगी, बजट में कोई प्रावधान उसका नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, वो व्यवस्था इसमें नहीं है। देवी आपदा वाला ये राज्य है, यहाँ देवी आपदा लगातार आती रहती है। जो लोग प्रभावित हैं उनको समुचित मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं। और मैं खास तौर से जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि जो स्लैब तैयार किया है, उस स्लैब के माध्यम से तो जो आर्थिक मदद है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद के महत्व को समझने के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की ओर से ऋषिकल आयुर्वेद कॉलेज में सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति और उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से आयोजित कर रही है, जिसमें देश भर के कई स्थानों से पशु चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ और शोधार्थी पहुंच रहे हैं। 3 दिन चलने वाले सेमिनार में कई शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। वहीं पशु चिकित्सा में आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने के लिए सिलेबस तैयार करने को भी लेकर चर्चा होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पशु चिकित्सा के रूप में हो, चाहे मनुष्य की चिकित्सा के रूप में। आयुर्वेद एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम जड़ी बूटियों का, हर्बल हर्ब्स का और मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। और विभिन्न आयुर्वेद की जो हमारी और चीज़ें हैं, जो उपादान है, उनका उपयोग इसमें किया जाता है। ये बहुत प्राकृतिक चीज़ है। और आप देखते हैं कि पारंपरिक रूप से भी हम पशु चिकित्सा में आयुर्वेद का बहुत से यूज़ करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति जानता है कि पशुओं की विभिन्न बीमारियों में कैसे हम अपने जो घरेलू जो हमारे नुस्खे हैं, उनको हम कैसे उनकी चिकित्सा में यूज़ करते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए एक संगोष्ठी की जा रही है। इसमें वेटरनरी विज्ञान के जितने भी चिकित्सक हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, और आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं और वैज्ञानिक हैं, मिलकर इस बात को वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करेंगे। और इससे कैसे देखिए, महत्व बहुत बड़ा है। ये शुरुआत है, आप कह सकते हैं। पुरानी नुस्खे हमारे पूर्वजों के द्वारा चले आए, आज भी वेटरनरी प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनकी साइंटिफिक वैलिडेशन आज तक नहीं हुई। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार ने प्रयास ये शुरू किए हैं और इस तरह की जो संगोष्ठी होंगी उनके द्वारा ये प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में हम आयुर्वेद के कोर्स करिकुलम भी वेटरनरी साइंसेज के जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट उसमें शामिल करेंगे। और अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है जिसको वैलिडेशन मिल सके साइंटिफिक, वो भी करेंगे। तो एक तरह से आयुर्वेद को अब LSD में हमने देखा है, कोरोना में ह्यूमन में देखा है, LSD जब बीमारी आई तो गायों में देखा। आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव रहा है। तो जो पुरानी परंपराएं हमारी, उनको आगे बढ़ाने का काम अब साइंटिफिक तरीके से सरकार करे। इधर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनपद चमोली के कोतवाली, जोशीमठ और चौकी मलारी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण से पूर्व मलारी पहुंचने पर स्थानीय निवासियों और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों और वेशभूषा में नृत्य करके पुलिस महानिदेशक का स्वागत किया। वहीं DGP के नृत्य प्रस्तुति पर महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया और सीमांत गांव माड़ा की तर्ज पर इस क्षेत्र को विकसित करने की बात कही। DGP ने कहा, मलारी चौक में अब नियमित रूप से पुलिस बल को तैनात करने हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है, ताकि किसी भी घुसपैठ या देश की सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान किया जा सके। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे, जिसके चलते सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह की तैयारियां कर रही है।
चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव धर्म नगरी हरिद्वार में पड़ता है। इसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार में गढ़वाली व्यंजन का स्वाद मिल सके, इसके लिए हरिद्वार पर्यटन विभाग ने तीर्थों में रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, जिसको बेरोजगार महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा, जिससे इन महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने जिले में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 3 बातों पर विशेष फोकस किया गया, जिनमें थानों में साफ सफाई करने के साथ ही लंबित विवेचनाओं में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एसएसपी ने एनबीडब्ल्यू के मामलों में भी तेजी से कार्रवाई करने की बात कही। जिले में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक को लेकर भी अब व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि क्राइम बैठक में अधिकारियों को हर सप्ताह थाने में सफाई अभियान चलाने को कहा गया है और इसके अलावा लंबे समय से पेंडिंग चल रही विवेचनाओं को तेजी से पूरा करने और एनबीडब्ल्यू को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्राइम मीटिंग में 2-3 चीज़ों पे खास ध्यान दिया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे कर्मचारियों के वेलफेयर को देखते हुए और खासकर थानों में जो आपका स्वच्छता को लेकर के एक अभियान चलाने की प्राथमिकता दी गई है। हर सप्ताह इसमें एक अभियान चलाया जाएगा थाने की साफ़ सफाई के लिए। इसके अतिरिक्त जो विवेचनाएँ पेंडिंग हैं उनको और जो वाहनों का जो निस्तारण होना है उसको लेकर के एनबीडब्ल्यू को लेकर के खास समीक्षा की गई है। इसमें कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए कुछ नवीन प्रपोजल हम लोग आगे कर रहे हैं और इस महीने लास्ट से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। इधर जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपेंद्र पवार ऊधम सिंह नगर में आईएएस कोचिंग एकेडमी के नाम से सेंटर चलाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भाजपा नेता और 50,000 के इनामी संजय धारीवाल के साथ मिलकर बिहारीगढ़ में बनाए गए सेंटर पर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में मदद की थी। इसके एवज में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। वहीं मामले में कुल 25 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में एसआईटी पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। दोनों मामलों में अब तक 36 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें पूर्व में 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें विभिन्न परीक्षाओं दोनों परीक्षाओं में की जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें एक नई गिरफ्तारी जेईई परीक्षा में लिखी गई, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक जो रुद्रपुर का निवासी आईएएस कोचिंग एकेडमी चला रहा था दीपक पवार, इसकी गिरफ्तारी की गई है। समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह व्यक्ति खुद भी विभिन्न छात्रों से इसने जो है अपने विभिन्न अकाउंट में पैसे लिए थे। साथ ही साथ खुद भी परीक्षा के लिए बिहारीगढ़ एक रिजॉर्ट में पूर्व में आया था, परीक्षा से पूर्व में आया था। समस्त साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ पूर्व में 7 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसको बढ़ाते हुए अब कुल 25 अभियुक्तों पर जो जेईई परीक्षा में शामिल थे नकल माफिया और जो पटवारी परीक्षा में भी शामिल थे, 25 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट। वहीं पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 3 और नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है। इनमें बिजनौर के धामपुर का केंद्रपाल दीपक शर्मा और मनोज जोशी शामिल हैं। एसटीएफ गैंगस्टर एक्ट के कुल 7 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इनमें से हाकम सिंह सहित 4 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए आदेश भी हो चुके हैं। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि केंद्रपाल की 73 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई है, दीपक शर्मा की 40 लाख रुपए और मनोज जोशी की 13 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। इनमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट डीएम देहरादून को भेज दी गई है और जल्द ही जब्तीकरण के आदेश भी प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक सेमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, नकल माफियाओं पर एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है, रिपोर्ट भेज दी है, संपत्ति कुर्की की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, नकल माफियाओं की अगर हम बात करें तो एसटीएफ की नजर लगातार इन पर बनी हुई है और पहले से ही कहा जा रहा था कि जो नकल माफिया होंगे नकल विरोधी कानून के तहत उनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाएगी।
और अब इसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं, जहां एसटीएफ द्वारा प्रशासन को लेटर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा गया है और इसी संदर्भ में जल्द ही आदेश भी जारी हो सकते हैं। जी वक्ता आलोक, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर या यूं कहें कि पूरे भारत में जिस हिसाब से नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, उसी राह पर उत्तराखंड की सरकार भी चलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे देश का सबसे ठोस नकल विरोधी कानून बनाया गया है और पहले से ही ये बात निकल कर सामने आ रही है। जिस हिसाब से नकल परीक्षाओं में देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से धांधली देखने को मिल रही है, वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे कानून की जरूरत थी। और अब जहाँ संपत्ति कुर्क करने की बात चल रही है, तो आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में ऐसा देखने को मिल सकता है कि नकल जो है वो कम हो सके। जी वक्ता। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर चंपावत से, जहां सीमांत बनबसा थाना पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने यूपी से 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा ने कहा कि 7 मार्च को बनबसा थाना क्षेत्र में खड़े वाहन से 360 लीटर डीजल चोरी होने की सूचना मिली। उक्त मामले में सीसीटीवी सर्वेलेंस आदि माध्यमों से बनबसा थाना पुलिस और एसओजी ने कार्रवाई करते हुए तेल चोरी में शामिल 2 लोगों को यूपी से चोरी के डीजल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये बनबसा में देवपा ट्रेडर्स है, उनके परिसर में एक 4 पहिया वाहन खड़ा था। उसमें 7 तारीख की घटना है और उनको 11 तारीख को जानकारी प्राप्त हुई कि उनका जो वाहन खड़ा था उसमें से लगभग 360 लीटर तेल चोरी हुआ है। तो इसमें जैसी ये सूचना प्राप्त हुई, इसमें एफआईआर लिख करके थानेदार बनबसा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और जिसके द्वारा लगातार काम किया गया। और कल शाम को हमें सूचना मिली कि जो इसमें चोरी में अभियुक्त संलिप्त थे, उनकी सूचना मिली कि वो बरेली क्षेत्र में कहीं दिखे हैं। तो इस पर हमारी टीम गई और उनको लेके आई। उसमें 2 अभियुक्त पकड़ में आए हैं। इसमें एक का नाम है आकिल और दूसरे का नाम है नदीम। तीसरा अभियुक्त भी है, वो अभी फरार चल रहा है, उसके लिए भी टीम भेजी जा रही है। जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं ये बरेली और पीलीभीत के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी कुख्यात रहे हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न हत्या, अपहरण और अन्य जो भी अपराध हैं उनके क्राइम लिखे गए हैं और ये अपने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर भी हैं। तो इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे इसकी जो भी कार्रवाई होगी, जिसमें इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट या अन्य जो भी हम कार्रवाई करेंगे इसके लिए। 6 साल पूर्व मसूरी के पुरोला निवासी एक युवती का शव पेड़ से लटका दिया गया था, जिसमें 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक इनामी बदमाश को पुलिस ने बिहार, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज के ओखलडूंगा ग्राम में एक गुलदार मादा तारों में फंस गई, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देर रात लगभग 1 बजे गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं संबंधित खिलाफ वन अपराध के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मादा गुलदार को हल्द्वानी रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। थराली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली विधानसभा के नारायण बगड़, थराली और देवाल तीनों विकासखंडों का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पर विधानसभा की बड़ी आबादी इलाज के लिए निर्भर रहती है। लेकिन संसाधनों के अभाव में जहां देवाल और थराली की गर्भवती महिलाओं को यहां से 60 किलोमीटर दूर बैजनाथ, बागेश्वर या कर्णप्रयाग की दौड़ लगानी पड़ती है। अब यहाँ की प्रसूताओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, जिस पर शासन ने राजकीय अस्पतालों में रखी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें, जिनका वर्तमान में कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी मशीनों को थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नंदा नगर को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
तो गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। अब उन्हें इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही थराली में अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगाई जाएंगी और गर्भवती महिलाओं को आराम दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। थराली और नंदानगर सीएचसी को मशीनें देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप कुमार संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, गर्भवती महिलाओं को एक तरह से कहा जाए तो बड़ी सौगात दी गई है, अब उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, थराली में ही वो अपना इलाज और अपना जो कुछ भी है वो दिखा सकती हैं, कर सकती हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो थराली वासी हैं उनके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सौगात मिली है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो थराली में लगाई जाएंगी, जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निजात जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा उनको मिल सकेगी। आपको बता दें, लगातार थराली में हो गया, नंदप्रयाग सीएचसी में जो है स्वास्थ्य मंत्री ने अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की इजाजत दे दी है और जल्दी यहाँ पर मशीन लगाने से जितने भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह के तौर पर हुई है, जो कि थलीसैंड ब्लॉक के कोल बंगेरली गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा युवक वीरेंद्र सिंह को इस हादसे में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो आपको बता दें कि तेज स्पीड एम्बुलेंस खाई में गिर गई है। देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई है और एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह के तौर पर की है, जो कि थलीसैंड ब्लॉक के कोल बंगेरली गांव का रहने वाला है। और बात अगर दूसरे युवक की जाए तो दूसरा युवक वीरेंद्र सिंह है, जिसे भी इस हादसे में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया है। पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, पुलिस के द्वारा जो पहचान की गई है, उस व्यक्ति की सुरेंद्र सिंह के तौर पर पहचान की गई है और वो व्यक्ति थलीसैंड ब्लॉक के कोल बंगेरली गांव का रहने वाला है। बात अगर दूसरे युवक की जाए तो वीरेंद्र सिंह, इस हादसे में हल्की फुल्की चोटें उन्हें लगी हैं। एक बार आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर हुआ है, जहां पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है और जिसकी वजह से जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई और साथ में एक उसके साथ जो व्यक्ति था उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वो घायल हो गया है। और इसकी जानकारी पुलिस के अनुसार जो मिल पाई है उसमें उस व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। वो थलीसैंड ब्लॉक के कोल बंगरेली गांव का रहने वाला है। बात दूसरे युवक की जाए तो वीरेंद्र सिंह को इस हादसे में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घायल होने की वजह से हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं। ये घटना देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग की है। आपको एक बार फिर से बता दें कि एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।